नमस्ते दोस्तों, आइए ये हमारा फर्स्ट वीडियो आ चुका है न्यू चैप्टर का, 12th अकाउंटेंसी का पहले बुक का लास्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, है ना। अभी हम लोग लास्ट टाइम पे ये कहा भी था ना कि बस अब जब नेक्स्ट मीट आउट हमारा होगा तो अब इस बार पार्टनरशिप का जो आखिरी चैप्टर है उसमें से बात करेंगे। लास्ट 4.5 मंथ में अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त का मिड बीत चुका, तो 4.5 मंथ में हमने पहले बुक का 4 चैप्टर कवर किया है, ठीक। और ये माना भी जाता है कि हर चैप्टर के लिए ऑन एवरेज 1 मंथ तो चला जाता है, मतलब छुट्टियां काट दें, बाकी भी पढ़ना होता है ना, तो उस हिसाब से तो हम लोग का चीज़ें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुआ है। 12-13 दिन हम लोग थोड़ा बैक चल रहे हैं डेज़ के हिसाब से, बाकी हम लोग का सिलेबस परफेक्ट चल रहा है। अब आज हमारा 17 है कि 18 है, डेट क्या है? 17 है, ओके। तो अप्रॉक्सीमेट हम कोशिश तो पूरा करेंगे कि 25-26 अगस्त तक चीज़ों पढ़ा लें, बट होपफुली हो सकता है ये पूरा महीना चला जाए, अगस्त का एंडिंग आ जाए इसको वाइंड अप कराने में। हालांकि आज तो पहला हमारा इसका फर्स्ट डे है ना, तो ये भी हम कोशिश करेंगे तो मैं आज ही अपना इस चैप्टर का जो बेसिक्स हैं, कॉन्सेप्चुअल बातें वो बताने के साथ डायरेक्ट एक न्यूमेरिकल मूव ऑन करें, ठीक। बुक में देखोगे तो बहुत सारी बातें दिया है जो तो थ्योरी के लेवल पे, बट एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल चीज़ें नहीं पूछता है। लाइक फॉर एग्जांपल, क्यों एक फर्म डिसॉल्व कराता है अपने आप को, मतलब एक फर्म का डिसोल्यूशन क्यों होता है, और डिसॉल्व होता है क्या? वाइंड अप करना, फर्म का बंद हो जाना। तो फर्म के बंद होने का रीज़न नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ये श्योर है तुमसे ये पूछ सकता है कि भाई अगर फर्म डिसॉल्व होता है तो इन दैट केस हम उस सिचुएशन में जो बुक्स बने होते हैं पहले के, जो रिकॉर्ड रहते हैं, हम उन्हें क्लोज डाउन कैसे करते हैं, क्योंकि किताबों का बंद करना बहुत ज़रूरी है। जब फर्म ही नहीं चलेगा तो आमतौर पे क्या होता है, जब फर्म्स लगातार चलता रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, मत करो उसको, तो हम लोग क्या करते हैं, उस बुक्स के रिकॉर्ड को हर अगले साल के लिए क्या करते हैं, मूव ऑन कराते हैं, है ना, मतलब उसको ट्रांसफ़र करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जब एक फर्म डिसॉल्व हो रहा है तो अब हमें उस बुक का कोई नीड नहीं है। ये वैसे ही कुछ है कि अगर तुम्हारा 11th एंडिंग आ रहा है, सॉरी 12th एंडिंग आ रहा है, तो जो भी तुम्हारे कॉपीज़ हैं अब वो तुम्हारे कोई काम के नहीं है। एंडिंग आते आते तो उसको क्या बना लेते हो, रफ कॉपी, या फिर उसको साइड कर देते हो। उसी तरह पार्टनरशिप फर्म में जितने रिकॉर्ड्स बने होते हैं हमें उन सबको क्लोज करना होता है एक एक करके, और क्लोज करने के साथ जो भी सेटलमेंट्स हैं जिसका तुम पैसा लिए हो, जिसको पैसा तुम देने वाले हो दे के हटाते हो, जिनसे पैसा मिलना होता है मांग के लेते हो, जो तुम्हारे पास होते हैं एसेट्स उनको बेच के पैसा रिकवर कर लेते हो, एंड जो फर्म के ओनर्स हैं, सो कॉल्ड पार्टनर्स, उनके हिस्से का जितना पैसा बन रहा होता है उनको दे के पेमेंट करके पूरे फर्म के अकाउंट्स क्या करते हो, फाइनली वाइंड अप या क्लोज करते हो। तो ये चैप्टर हमारा रिटायरमेंट, एडमिशन, डेथ एंड न्यू प्रॉफिट से हो, उससे बहुत ज़्यादा अलग तो नहीं है, बट वहाँ पे चीज़ें कंटिन्यूएशन में चल रहा था। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम फर्म को क्या करने वाले हैं, क्लोज करने वाले हैं। देखो इस चैप्टर का ज़्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है नहीं, बस जो बेसिक बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए वो क्या है। सबसे पहला, डिसोल्यूशन जब भी होता है किसी फर्म का, ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, तो उसके जो रीजंस वो होते बहुत सारे हैं, बट बेसिक रीज़न जान जाओ, क्या पता कभी तुम्हारे ये 1 मार्क्स में आ जाए तुम्हारे स्कूल के बोर्ड एग्जाम के या फिर पेपर में। तो रीज़न बहुत सिंपल है, कुछ ऐसा हो जाना फर्म के अंदर जो फर्म को कंटिन्यू करने के लिए अब पॉसिबल बन नहीं पा रहा। जैसे फॉर एग्जांपल, जो भी तुम्हारे फर्म का लीगल स्टेटस उसको विड्रॉ कर दिया गया कोर्ट के थ्रू, बात नहीं करो, कोर्ट ने ही कह दिया अब भाई ये गैर कानूनी चल रहा है इनका फर्म, इलीगल चल रहा है, इलीगल तरीके से उसको बंद कराइए आप, गवर्नमेंट को ऑर्डर दे दिया गया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बंद करा दिया। या फिर जो पार्टनर्स हैं उनने आपस में म्यूचुअल एग्रीमेंट के तौर पे या कंसेंट के तौर पे जो भी फर्म अभी तक चल रहा था, बिकॉज हो सकता है उनका अब आपस में आम सहमति नहीं बन पा रहा है, लाइक 4 पार्टनर्स थे, चारों कॉन्फ्लिक्ट हो गया किसी वजह से, अब वो ऑफिशियली एक दूसरे को रेस्पेक्टफुली तरीके से क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल कंसेंट दे के फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं। या फिर और भी तरीके हैं, लाइक कोई पार्टनर्स उसमें किसी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया,
अनसाउंड माइंड का हो गया, या कोई पार्टनर्स का इंजरी हो गया, या जो तुमने कहा अनसाउंड माइंड, अनसाउंड, इसका मतलब कि जो पार्टनर्स हमारे पहले से हैं उसमें से कोई पार्टनर अब उतना अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, मान लो बहुत एग्रेसिव हो रहा है, अब बात बात पे लड़ाई कर जा रहा है ना, या चीज़ों को ढंग से डिसाइड नहीं कर पा रहा है क्या सही क्या गलत है, गलतियां करा रहा है फर्म के अंदर, है ना, या फिर लॉस करवा दे रहा है, अच्छे से डील नहीं कर रहा है हमारे कस्टमर से, तो बिजनेस में लॉसेस लगातार हो रहा है। ये भी उसका एक रीज़न कि एक बिजनेस अब लगातार कॉन्टिन्यूसली क्या हो रहा है, उसमें कॉन्टिन्यूसली लॉस हो रहा है। तो भाई जब बिजनेस में लगातार लॉस हो रहा है तो क्यों ही उसको रन कर रहे हो, क्योंकि लॉस का मतलब क्या होता है, तो वो चीज़ें अपने पॉकेट से ले जा रहे हो, कॉम्पेंसेट कर रहे हो, तो कुछ आने के बजाय, प्रॉफिट कमाने के बजाय तुम उल्टा और अपना लगा दे रहे हो, तो ऐसा कब तक चलेगा, तो एक समय बाद बंद करना ही पड़ जाता है। तो रीज़न बहुत सारे, तुमको उतना रीज़न ध्यान नहीं देना है, बस ये बेसिक कारण बताता क्या है कि एक फर्म के बंद होने का फैक्टर्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेन सवाल हमारा है पता क्या है कि अगर हमको डिसॉल्व करना है फर्म को, तो उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। हम लोग का मेन फोकस रहेगा अगले 10 मिनट के बाद न्यूमेरिकल पे, बट न्यूमेरिकल से पहले हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ही सही बट जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए इस चैप्टर में आने से पहले बता रहे हैं, क्योंकि बाकी एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है और न्यूमेरिकल बहुत सिंपल आता है और ये चैप्टर है बहुत सिंपल, गिन के 2-3 सवाल इनफ है चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को समझने और जानने के लिए। बाकी तुम जितना क्वेश्चन लगाओगे वो तुम्हारे फिर अपने उस पर है, प्रैक्टिस पे है, ठीक है। तो अब हम बता क्या रहे हैं, अगर फर्म को डिसॉल्व करना है तो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करते हैं उसमें क्या होता है, 2-3 लेवल्स हैं। पहला, जो भी हमारे ऑलरेडी बुक्स में अपीयर्ड रिकॉर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल किसके, एसेट्स के और लाइबिलिटीज़ के, हमें उनको क्लोज डाउन करना होता है। ये सबसे पहला हमारा काम है, क्लोज करना होता है। क्लोज का मतलब क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल एक तो यहाँ पे मशीन है, ठीक है, तो मशीन एक तो फिजिकली है फॉर्म के अंदर, जो कि अच्छी बात है, और एक होता है मशीन का तुम नाम भी यूज़ कर रहे हो, ये जो मशीन वर्ड है ये भी तुम बुक्स के रिकॉर्ड में लिखे हो। तो एक तो फिजिकली है, जब डिसॉल्व हो रहा है तुम उसको बेच के पैसा निकाल लोगे, मशीन चला गया कहीं और किसी के पास, बट जो नाम है बुक्स के रिकॉर्ड मशीन वर्ड, ये भी तो हटाना पड़ेगा। मशीन को बेच दोगे फिजिकली वो अलग बात है, तो मशीन चला गया पैसा आ गया, बट जो मशीन ये वर्ड यूज़ हो रहा है बुक्स के रिकॉर्ड में वो भी हमको क्लोज करना होता है। तो मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब बात आती है डिसॉल्यूशन के टाइम पे, वहाँ हम क्या करते हैं, सबसे पहला जो भी हमारे पास रिकॉर्ड्स है लायबिलिटीज़ के, एसेट्स के, नॉट ऑल, उसमें कुछ एक्सेप्शन भी हैं बताएंगे आगे चल के, वो हमें क्या करना होता है, क्लोज करना होता है। दूसरा उसके बाद सेकंड होता है कि जो भी हमारे आउटसाइड डेप्थ्स हैं जो कि फर्म को पे करना है बाहर वालों को, तो फर्म क्या करता है, उनको पे करता है। अगर तुमने किसी बाहर वाले का पैसा लिया हुआ है, लाइक क्रेडिटर्स, एक क्रेडिटर मान लो है, हमने उनको पैसा, हमने उनसे उधार पर लिया था, परचेज किया था और हमने अभी तक उनको पेमेंट नहीं किया है, तो जब भी फर्म डिसॉल्व होता है तो खुद में पैसा लेने से पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहला जो बाहर के हमारे डेप्थ हैं, उधार जो हमने बाहर से लिए, अरेंज किए थे, तुमने बैंक लोन लिया है तो ये पैसा बाहर से बैंक से लियो ना, तो बैंक भी तुमसे क्या बोलेगा, भाई अपना पैसा अपने बाद लीजिएगा, पहले मेरा रिटर्न करिए आप। तो जो भी हमारे आउटसाइड डेट हैं उसको हमें पे करके क्लियर करना होता है। उसके बाद ये भी देखा गया है कि जो भी पार्टनर्स होते हैं एंड जो फर्म होते हैं, मतलब पार्टनरशिप फर्म, इन दोनों के आपस में भी लोन्स का होता है एक्सचेंज, विच मीन्स बहुत बार देखा गया है एक पार्टनर लोन दे रहा है पार्टनरशिप फर्म को, या एक पार्टनरशिप फर्म लोन दे रहा है पार्टनर को, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी दोनों पॉसिबिलिटीज़ कैसे है, सिंपल तरीका है, क्या पता फर्म पास ज़्यादा पैसा था तो उसने, या फिर एक पार्टनर को बहुत नीड था पैसे का तो उसने क्या किया, पैसा विड्रॉ किया फर्म में से ही, लेकिन नॉट बाय चार्जिंग इज कैपिटल, उसने अपना कैपिटल कम नहीं कराया। पार्टनर ने क्या किया, पैसा फर्म से लिया, लोन के तौर पर लिया, जो पैसा वो पार्टनर लेता बैंक से लोन लेके प्राइवेटली, उसने क्या किया, वही पैसा मांग लिया फर्म से, जो इंटरेस्ट वो पे करता बैंक को वो इंटरेस्ट पे कर देगा फर्म के अंदर, तो इसमें सबका भला हो जाएगा। या पार्टनरशिप फर्म को भी नीड है पैसे का,
तो उसने क्या किया, अपने ही पार्टनरों से पैसा मांग लिया, बट नॉट इन अ कैपिटल फॉर्म, लोन के तौर पे। तो ये होता है, क्वेश्चन में दिया भी होता है। ये सब हो जाने के बाद फिर आता है फाइनल तरीका, जो भी हमारे पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स उनका पेमेंट करना। सबका पैसा देने के बाद हमारा टास्क क्या बचता है, पार्टनर्स को पे करना। अब ये ध्यान देना कि इस पूरे पेमेंट में पैसे कहाँ से आएंगे। जो पैसा पहले से फर्म में है, कैश या बैंक फॉर्म में, एक तो वो, दूसरा इसमें एक और जोड़ लो, यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ, हमारे पास जो भी एसेट्स होते हैं फर्म के, हम उनको भी क्या करते हैं, सेल आउट कर देते हैं। क्वेश्चन में कहेगा तो भी करोगे, नहीं कहेगा तो भी करोगे। अभी सब क्वेश्चन दिखाएंगे हम। ये एक बेसिक बता रहे, थीम बता रहे हैं। ये चैप्टर इसी प्रकार चलेगा स्टार्टिंग से एंडिंग तक, जहाँ पे क्या होगा, पहले तो बुक्स के नाम क्लोज करोगे ताकि एक भी नाम बचे ना पाए, और हमारा यही फोकस रहेगा हर बार कि हम क्या करेंगे, नाम को क्लोज करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, जो भी डेट है उसको पेमेंट करोगे, पैसा कहाँ से आएगा, एसेट्स को बेच के पैसा मिलता है। या तो क्वेश्चन में कहेगा तो बेचोगे, नहीं कहेगा तो भी बेचना पड़ेगा। लाइक मशीन के लिए कहा रहा है कि मशीन हैज़ टू बी सोल्ड आउट फॉर दिस अमाउंट, तो उतना पैसा आ गया। नहीं कहेगा तो जो ग्रॉस फिगर है, जितने का मशीन है, बुक में जो रिकॉर्ड में लिखा था, हम उतने से पैसा रिसीव करते हैं बाय डिफॉल्ट। ये अज्यूम कर लेते हैं कि उसको बेच दिया गया, बेच के पैसा उतना रिकवर हो ही गया होगा। देन आफ्टर लोन की बात अगर क्वेश्चन में है तो ठीक, नहीं कोई बात नहीं। ये जो सेगमेंट है ये होता है ऑप्शनल, बहुत बार क्वेश्चन में लोन की बात नहीं भी दिया होता है, तो ये आमतौर पर नहीं रहता है, मान के चलो। कहीं पे अगर है तो कोई इशू भी नहीं है, सिंपल है, बट लोन की बात भी आ सकता है। एंड लास्ट, पार्टनर्स का पेमेंट। और ये जो पार्टनर्स का पेमेंट है, पता ही कहाँ दिखा देता है, ये हम करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो हम कहाँ से बनाते आ रहे हैं, चैप्टर 2 से, चैप्टर 1 से बनाते हुए आ रहा है। अभी पढ़ा रिटायरमेंट इतना, वहाँ भी ये चीज़ था ना, पार्टनर्स कैपिटल बनाना, तो वही यहाँ पे है। बस फ़र्क कितना है, रिटायरमेंट वाले केस में जो एडमिशन का केस था, वहाँ तुम जो बैलेंस निकाल रहे थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद, वहाँ तुम 2 बैलेंस सीडी लिख रहे थे ना, याद करो, एंडिंग में पूरा सॉल्व करने के बाद, जिसको मैंने एक वर्ड भी कहा था, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स और द रिमेनिंग पार्टनर्स। इस बार वहाँ पे 2 बैलेंस सीडी नहीं लिखाएगा, वहाँ पे क्या लिखाएगा इस बार, 2 बैंक या 2 कैश। क्यों, क्योंकि अब वो आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा है, तो बैलेंस तो नहीं लिखाएगा, वो अगले साल नहीं जा रहा है बैलेंस। इस बार आप पेमेंट दिखा के क्लोज कर दोगे, काम खत्म। तो ये तरीका है इस चैप्टर को समझने का। अब आखिरी बात, फिर न्यूमेरिकल पे आएंगे हम, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा, देखो मेरा एंड गोल तुमको ज़्यादा थ्योरेटिकल बातों बता के टाइम बिताना नहीं है, डायरेक्ट हमें काम करना न्यूमेरिकल पे। और न्यूमेरिकल बहुत सिंपल होता है, बट न्यूमेरिकल पे भी जाने से पहले ये समझ लो, इस पूरे चैप्टर का जो एक और बेसिक थीम है, पता क्या है, ये चैप्टर तुम्हारा जो है डिसोल्यूशन का, अगर हम तुम्हारे एग्जाम के अकॉर्डिंग बात करें तो ये चैप्टर तुम्हारे एग्जाम में जब आएगा तो वो 2 फॉर्म में आएगा। पहला, या तो आएगा जनरल एंट्री बनाने के लिए, जनरल एंट्री, जो बहुत सिंपल होता है, इजी होता है, लिख दे रहे हैं तुम लोग के लिए, इजी होता है। या तुमसे कहेगा उसका लेजर्स बनाओ, और लेजर्स जब कहेगा, डिसोल्यूशन वाले केस में अगर लेजर्स कहता है तो कितने लेजर बनते हैं, नाम क्या क्या है, देखो इस बार तुझे नाम बदलेगा। जो भी इस डिसोल्यूशन का प्रोसेस है उसको हम करने के लिए एक न्यू अकाउंट क्रिएट करते हैं, उसका नाम क्या है, हाँ ये वर्ड भूलना मत, रियलाइजेशन। रियलाइजेशन, कंफ्यूज मत हो ना, जो वो तुमने पढ़ा था ना, क्या बोलते हैं उसको, रिटायरमेंट, एडमिशन और डेथ के टाइम पे, वहाँ पे वर्ड था रीवैल्यूएशन। वहाँ तुम एसेट्स लायबिलिटीज़ के वैल्यू को रीवैल्यूड करके, अपडेट करके न्यू बैलेंस शीट में ले जाते हो। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ हम सिंपली अपने सारे लायबिलिटी एसेट्स को रियलाइज़ करने जा रहे हैं। व्हाट इज रियलाइज़ करना, उसको क्लोज करके उनसे जो भी पैसा निकलेगा एसेट्स को बेच के, या जो पेमेंट होगा लायबिलिटीज़ को, वो सब यहाँ दिखाना होता है। एक तरह समझ लो इनडायरेक्टली अगर कहें तो, इस रिलेशन में पता क्या होता है, यहाँ हम एक्चुअली अपने डिसोल्यूशन प्रोसेस का अप्रॉक्सीमेट 90% हिस्सा हम यहाँ पे ही करते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में अगर लेजर आता है ना, तो जो तुम्हारा टाइम लगेगा, मैक्सिमम टाइम, वो इसको टाइम लगता है सिंपल, बट वही बात है कि हमको इसको करना पड़ता है। तो जब लेजर्स कहेगा कि प्रिपेयर द वेरियस लेजर अकाउंट,
एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, तो वहां सबसे पहले क्या बनेगा इस बार, रियलाइजेशन। दूसरा, पार्टनर्स लोन अकाउंट, दो लोन बन सकता है, पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को या फर्म लोन दिया है पार्टनर, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। ये जो लोन की बात भी है ना, ये ऑप्शनल है। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में लोन की बात है, बैलेंस शीट में लोन का, बैलेंस शीट में लोन का जो टर्म है दिख रहा है, लाइक लिखा होता है ऐसे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखा होता है मिस्टर एक्स लोन, जो इंडिकेट कर रहा है कि अगर लायबिलिटी में है तो क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक्स ने लोन दिया है फर्म को। वही अगर लिखा होगा मिस्टर एक्स लोन लिखा है एसेट्स में, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि एक्स ने लोन लिया है फर्म से। ये हम कैसे बता पा रहे हैं, जो चीज़ लिखा होता है एसेट्स में वो फर्म के लिए क्या होता है, फायदा। तो अगर एक्स का लोन लिखा है एसेट्स में, एक्स का लोन, एक्स हमारा पार्टनर कोई है, तो अगर लिखा है एसेट्स में तो क्या बता रहा है वो कि फर्म ने लोन दिया होगा एक्स को और फर्म को पैसा मिलेगा एक्स से। तो ये दो जगह लोन आ सकता है। तो ये लोन की बात अगर कहा है तो ठीक, नहीं कहा है तो इसमें दिमाग लगाना नहीं है। इसके बाद आता है एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसका नाम क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये क्या है, देखो फाइनली डिसोल्यूशन का जो एंड अप होता है वो होता है पार्टनर्स को पे करके। देखो तुम स्टार्टिंग पे करते हो इनको, जो बाहर के पैसे तुम लेके बैठे होते हो वो ठीक है, बट इस चीज़ का जो वाइंड अप होता है कैसे होता है, हमारे ओनर्स जो हैं पार्टनर्स मतलब उनको पे करके 99% केस में पैसा एट देन बच जाता है जो इनको दिलाता है। बस वही बात है जो तुम बैलेंस लिखते, टू बैलेंस शीट लिखते थे सॉल्व करने के बाद, इस बार वहाँ पे टू कैश या टू बैंक लिखना पड़ेगा, पूरा वही है। बस इस बार उनका बैलेंस करने के बाद वहाँ पे बैलेंस लिख के नहीं छोड़ोगे, इस बार पेमेंट दिखा दोगे। हाँ, रेयर केस में हो सकता है, रेयर केस में कि पैसे कम पड़ जा रहे हैं फर्म के अंदर, तो उन बेचारों को पैसा और लाना पड़ा अपने पॉकेट से। तो जो बैलेंस इधर अगर चला जाए, नॉर्मली बैलेंस कहाँ आता है, डेबिट साइड में, टू बैलेंस शीट ना, बट इन केस अगर बैलेंस वहाँ चला जाए तो कोई इशू नहीं है। वो इंडिकेट क्या करेगा कि उनको पैसा लाना पड़ा अपने पॉकेट से भी। और डिसोल्यूशन टाइम पे ये भी बहुत नॉर्मल चीज़ है कि भाई डिसॉल्व हो रहा है फॉर्म पैसे कम पड़ गए तो पार्टनर्स को अपने पॉकेट से देना पड़ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन फीचर जो तुमने पढ़ा था, याद करो, याद है जो एक फीचर था पार्टनरशिप फर्म का, कि ऐसा भी हो सकता है, नौबत आ सकता है कि पार्टनर्स को पैसा लाना पड़ जा रहा है। तो वो फीचर क्या था, अनलिमिटेड लायबिलिटी, जहाँ पे उनको पर्सनल से देने पड़ते हैं, पर्सनल एसेट्स, इन केस ऑफ लॉस को कवर अप करने में पैसे कम पड़ जा रहे हैं फर्म के अंदर, तो ये सब नौबत आ सकता है। अच्छा, एक आखिरी बात, ये सब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अपने किसी क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल में, हमको वेरीफाई अपने आप में करना है कि हम सही करें गलत करें, कोई तरीका है अपने आप में तुम्हें वेरीफाई करना है कि तुमने अपने आंसर सही किया है, हाँ है ना, उसके तरीका होता है। और तरीका पीछे भी था, रिटायरमेंट में था, डेथ में था, हम लोग वहाँ कर नहीं रहते, वहाँ भी तरीका था, एडमिशन में भी तरीका था कि अपने आंसर को कैसे क्रॉस वेरीफाई करें कि हम सही क्या गलत कर रहे हैं। वहाँ क्या तरीका था पीछे वाले क्वेश्चंस में कि बनाओ बैलेंस शीट, जो बना नहीं रहते बट अगर बनाए होते बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट तो टोटल न्यू अपडेटेड बैलेंस शीट का जो टोटल होता है वो मैच करना चाहिए। अब मैच किया तो तुमने सब कुछ सही किया, ये यहाँ पे भी है। डिसोल्यूशन का सारा प्रोसेस हमारा अगर सही चल रहा है, एंडिंग तक कहीं से कोई गड़बड़ नहीं हुआ है, तो इस बात का वेरिफिकेशन होता है एक लेजर बना के। क्वेश्चन में कहेगा तो बनाओगे, नहीं कहेगा बिल्कुल नहीं बनाओगे, होता है चॉइस। उसका नाम क्या है, बैंक या फिर कैश अकाउंट का लेजर बनाना। आमतौर पे तुम्हारा जो पूरा डिसोल्यूशन प्रोसेस वो हम बैंक से करते हैं हम, तुम अगर कैश ना भी लिखो कहीं पे चलेगा, बिकॉज कोई कंपल्सरी तो हमेशा हर बार कैश बोलो। आमतौर पे डिसोल्यूशन का सारा काम हम बैंक के थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। ये हुआ एक बेसिक थीम हमारे इस चैप्टर का। ये तब बनाओगे जब क्वेश्चन में कहेगा, और ये क्यों बनाते हो, जस्ट फॉर वेरिफिकेशन कि सारा पैसे का लेन देन करने के बाद, पैसा आया पैसा गया, सब कुछ करने के बाद क्या हमारा कहीं से 1 रुपये का कहीं हेर फेर तो नहीं हुआ। तो ये बैलेंस अगर हो गया तो तुम्हारा आंसर क्या है, सही है। तो ये हमारा एक स्ट्रक्चर्ड वे में था। बट अब जो मैंने भी एक बात कहा था दैट इस चैप्टर का 90% भार किसने लिया हुआ है, और हम ये कोशिश करेंगे स्टार्टिंग के 5-6 क्लासेस, आज पहला ना जो स्टार्टिंग के 5-6 क्लासेस होंगे वो हम फोकस इस पे करेंगे, किस पे,
हम जनरल ट्री से जाएंगे 5-6 दिन के बाद, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम किताब जब देखोगे ना बुक में न्यूमेरिकल्स, तो स्टार्टिंग के 3-4 सवाल जो दिया हुआ है वो जनरल ट्रीज पे दे दिया ना, कोई दिक्कत नहीं है। तुम पहले वो पढ़ो जो एग्जाम में ज़्यादा आता है। ध्यान सुनना, एग्जाम में लेजर भी आता है, जनरल ट्री भी आता है, मानते हैं, बट जो इजी पड़ता है, जो तुम्हें जल्दी कनेक्ट करेगा, इस चैप्टर से इन्वॉल्व करा देगा और याद भी हो जाएगा, तो पहले शुरुआत वहाँ से ही करते हैं। तो हम कहाँ से शिफ्ट करेंगे अभी हम लोग? लेजर्स पे। बट वही बात है, इन लेजर्स में इतने बन सकते हैं, और इन सब में जो खास हमारे लिए कौन सा है, क्योंकि इतना होल्ड करता है प्रपोर्शन कंपेयर टू अदर वन। और रिलेशन का भी जब लेजर बनाते हो, लेजर डायरेक्टली बनाओगे ऐसा नहीं है, पहले समझो उसका फॉर्मेट कि रिलेशन का फॉर्मेट कैसा होता है, रिलेशन का। और फॉर्मेट बहुत सिंपल है, हार्ड नहीं है। जिस तरह का फॉर्मेट था रीवैल्यूएशन का, वैसे यहाँ पे भी है, बस एक चेंज है। वो चेंज क्या है कि रीवैल्यूएशन में हम लायबिलिटीज़ और एसेट्स के चेंज अमाउंट को सिर्फ लाते थे, है ना। और भी कौन कौन से एसेट्स? फिक्स एसेट्स। कौन कौन से लायबिलिटीज़? आउटसाइड लायबिलिटीज़, है ना। बट यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है। यहाँ पे देखो, ये है तो हमारा कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट ही है। और नॉमिनल अकाउंट का नियम क्या होता है, बोलो? जो भी हमारे इनकम्स होंगे वो कहाँ रिकॉर्ड होंगे, और जो हमारे एक्सपेंसेस वो कहाँ रिकॉर्ड होंगे। तो रूल ये लगने वाला है, बट इसका स्टेप्स बुक में फॉर्मेट दिया है, मुझे पता है, वहाँ पे जिस तरह दिया है, जितना दिया है, वो तो अलग चीज़ है। बट मेरे हिसाब से इट्स बेटर चीज़ों को पढ़ो एक अलग और एक सिंपल पैटर्न में। वो क्या है, देखो ये जो टर्म लिखा है रियलाइजेशन, ये क्या होता है? पहले चीज़ों को एक तरह से क्लोज डाउन करना, बंद कराना, वो यहाँ पे होता है। अब बंद कैसे होता है, इसका स्टेप 1 वो क्या है, जो भी हमारे आउटसाइड, ये तो तुमको पता है पहले ना कि यहाँ क्या कैसे लिखाता है, बाई लिखाता है, और यहाँ पे 2, तुम इस पे नहीं जा रहे, तुम्हें इतना पता ही है कि लेजर्स के वहाँ बाई, यहाँ 2। मेरा कंसर्न है तुमको ये बताना कि जब हम रिलेशन बनाते हैं तो उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, जहाँ तुम गड़बड़ तुम बना कर नहीं पाओ। जब भी स्टेप 1 में जाना तो ये ध्यान देना, इसमें हमेशा अपने सारे जो भी हमारे वो है लायबिलिटीज़, कौन से वाले? एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ या आउटसाइड भी कह सकते हो, आउटसाइड लायबिलिटीज़, हमें उसको राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ क्या होता है, बोलो? मतलब क्लोज करना होता है। मैंने यहाँ क्यों लिखवाया लायबिलिटीज़ को राइट ऑफ करने के लिए? हिंट देते हम, तुमने लॉजिक पढ़ा होगा अपना अकाउंटेंसी के इस पूरे 11-12 जर्नी में, कि किसी भी रिकॉर्ड को क्लोज करने का तरीका क्या होता है, अपोजिट ले जाना, तब वो न्यूट्रल हो जाता है ना। तो जो लायबिलिटीज़ बैलेंस शीट के लिखा कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में, वहाँ डेबिट क्रेडिट होता है, कहाँ लिखा होता है, लेफ्ट साइड में। तो बिकॉज बैलेंस शीट के इधर, अगर मान लो ये तो बैलेंस शीट है, तो इस बैलेंस शीट के यहाँ होता है लायबिलिटीज़ लेफ्ट साइड में, तो इसको क्लोज करना है। तो रिलाइजेशन के जो भी यहाँ नाम लिखा हुआ है, लायबिलिटीज़ बहुत सारे होते हैं, बट मैं प्रिसाइज कौन से कर दिया। तो जो लायबिलिटीज़ बाहर वाले हैं, अब कौन कौन से, वो लोग क्वेश्चन जब लगाएंगे न्यूमेरिकल वहाँ समझ जाओगे। 3 न्यूमेरिकल इनफ है वो सारे टर्म्स को जानने के लिए, कौन कौन कहाँ कहाँ आ सकता है। अभी समझो एक ब्रॉड पिक्चर में कि जो भी लायबिलिटीज़ बाहर वाले हैं, बाहर वाला लायबिलिटीज़ जिसको हम थर्ड पार्टी लायबिलिटी भी कह सकते हो, ठीक है, तो वो सब हमारे जो लेफ्ट साइड में होते हैं, उसे क्लोज अगर करना है तुम कहाँ लेके जाएंगे, सिंपल ला के रखना होता है सिर्फ, और कुछ नहीं। अभी क्वेश्चन दिखाएंगे हम लोग। फिर स्टेप 2 की बात करें हम, स्टेप 2, अब इसमें क्या करोगे, जिस तरह तुमने लायबिलिटीज़ को राइट ऑफ कर दिया, तो जो हमारे यहाँ पे होते हैं एसेट्स, वो भी यहाँ राइट ऑफ होंगे। कैसे लिखो, यहाँ पे लिखोगे, जो भी हमारे एसेट्स हैं फिक्स्ड वाले, जिसमें करंट एंड नॉन करंट दोनों आ जाएंगे मोस्टली, वो यहाँ पे राइट ऑफ किए जाते हैं। बस ये ध्यान देना कि इसमें मैंने भले लिख दिया एसेट्स, बट नॉट ऑल द एसेट्स, कुछ एक्सेप्शनल हैं जो नहीं आते हैं। तो इट्स बेटर जब वहाँ न्यूमेरिकल पे जाएंगे तो वहाँ तुम्हें बताएंगे डिफ्रेंशिएट करके कि टू द प्रिसाइज कौन सा आता है, कौन सा
अभी इन जनरल माइंड रख लो माइंड में दैट एसेट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ by bringing them to the debit of the relation account. Why? Because बैलेंस शीट के वो लिखा कहाँ होता है, राइट साइड में उधर लिखा होता है, तो उसे क्लोज करने के लिए कहाँ ले आओगे, लेफ्ट साइड में, सॉरी हाँ लेफ्ट साइड में ले आओगे, तो ये क्रॉस हो गया, राइट ऑफ तो हो गया। अब तीसरा स्टेप, जो तुम्हारे लाइबिलिटीज हैं उन सारे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का पेमेंट हमको यहाँ पे दिखाना होता है। लिखे यहाँ पे हो, जब बात आएगा पेमेंट का तो पेमेंट यहाँ दिखाना होता है, क्योंकि जब पेमेंट करोगे पैसा जाएगा ना, दैट मीन्स इट इंडिकेट एक्सपेंसेस। तो लाइबिलिटीज का जब पेमेंट होगा, पेमेंट जैसे भी करो यहाँ रिकॉर्ड होता है, ठीक है। सिमिलरली किसी एसेट्स को बेच के हम जो पैसा रिकवर करेंगे, एसेट्स को बेच करके, स्टेप 4, तो यहाँ पे आता है किसी, ये पेमेंट हो गया, किसी एसेट्स को सेल करके जो रिसीव करते हैं मनी, रिसीव्ड मनी, वो यहाँ पे आता है। मतलब बहुत लॉजिक सिंपल है, एसेट्स को बेचना है तो यहाँ लाओगे, लायबिलिटीज का पेमेंट करना है तो यहाँ लाओगे, राइट ऑफ भी मैंने बता ही दिया कि बैलेंस शीट का अपोजिट, लायबिलिटीज यहाँ तो इधर, एसेट्स यहाँ तो इधर। ये 4 स्टेप हो गया। अब आते हैं स्टेप नंबर 5 पे, और ये स्टेप्स को रटना नहीं है, ये हम लोग इसी क्रम में क्वेश्चन लगाते रहेंगे बार बार, तुम्हें अपने आप याद हो जाएगा क्वेश्चन लगाते लगाते। अब स्टेप 5 में क्या खास है, हो सकता है कि कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज होता नहीं है बहुत बार कि कोई ऐसा लायबिलिटी जो बैलेंस शीट में नहीं था, बैलेंस शीट के नहीं था उसमें, तो यहाँ तो ला नहीं पाए, लेकिन स्टिल वो क्वेश्चन के बाहर दिया है एडिशन इन्फॉर्मेशन में कि देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी दिस अमाउंट, इसका पेमेंट करना रहेगा, तो पेमेंट करना रहेगा। तो जो भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज हैं, इफ अगर वो मौजूद हैं क्वेश्चन के अंदर, तो उसका भी पेमेंट हमको दिखाना होता है। सिमिलरली हो सकता है कोई ऐसा हमारे पास अनरिकॉर्डेड क्या हो, एसेट्स, जिसका कि हमारे पास बुक्स के रिकॉर्ड नाम पता नहीं था, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो इनसे हम जो पैसा रिसीव करेंगे सेल आउट करके, वो यहाँ दिखा देना होता है। मतलब कोई एसेट्स हमारा बुक्स के रिकॉर्ड में नहीं था, बट क्वेश्चन के बाहर बता रहा है कि देयर वाज एन फर्नीचर विच वाज बीइंग नॉट इन द बुक्स रिकॉर्ड, बट नाउ इट हैज टू बी कंसिडर्ड इन द बुक्स एंड द सम अमाउंट हैज टू बी रियलाइज्ड फ्रॉम इट। तो जब ऐसा कोई एसेट दिख जाए तो हम उसको फेंकेंगे नहीं, उसको ऑन द स्पॉट न बुक्स के रिकॉर्ड में लेकर आएंगे, बस उसको बेच के पैसा रिकवर करके वहाँ पैसा दिखा देंगे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि कोई पार्टनर ऐसा हो जो कि क्या कर रहा है, किसी एसेट्स को ले जा रहा हो, होता नहीं, कोई पार्टनर ऐसा है, कोई पार्टनर जो कि एसेट्स को होल्ड कर रहा है या टेकन कर रहा है, लेके जा रहा है, तो उस केस में इसका रिकॉर्डिंग यहाँ होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं ले गया होता और उस एसेट्स को हम बेचे होते हैं तो पैसा आता, तो यहाँ लिखा था बाई बैंक करके। जब वो पार्टनर लेके जा रहा है और तुम बेच नहीं पा रहे हो, तो फर्म क्या करेगा, उस रेस्पेक्टिव पार्टनर का नाम उसी बाई बैंक जहाँ लिखा था बेचने पे, बिकॉज नहीं लिखा पा रहा है तो पार्टनर जा रहा है ना, तो उस पार्टनर का ही नाम वहाँ लिख दिया जाएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, तुमने एक मशीन को बेचा, पैसा आया 1 लाख रुपीज़, तो यहाँ लिखाएगा बाई कैश, मशीन नहीं लिखाएगा, मशीन तो ऊपर राइट ऑफ हो चुका है नाम, बाई कैश 1 लाख। बट अगर उसी मशीन को एक पार्टनर एक्स ले जा रहा है, तो यहाँ लिखाएगा बाई एक्स कैपिटल, ठीक है, बैंक की जगह उस पार्टनर नाम आ जाएगा। सिमिलरली एक और चीज़ है, सेम तरीके से ही है, स्टेप 8, कि क्या पता कोई ऐसा भी लायबिलिटी हो जिसका पेमेंट फर्म को करना था, बट फर्म ने क्या किया, किसी पार्टनर से करवा दिया। तो पार्टनर बेवकूफ़ नहीं है, पेमेंट कर देगा, लेकिन उस पैसे को फर्म से रिकवर करेगा। कैसे? जिस जगह पे 2 कैश लिखा होना, 2 बैंक लिखा होना चाहिए था, पार्टनर क्या करेगा, उस जगह पर नाम लिखवा देगा। मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इफ़ कोई पार्टनर किसी लायबिलिटीज़ का पेमेंट कर रहा है
यहाँ लिख दो ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म, कि जो पेमेंट फर्म करना चाहिए था वो पेमेंट अगर पार्टनर कर देगा तो पार्टनर जब भी करेगा ना तो उस सिचुएशन में जिस जगह पेमेंट करने पे नाम लिखा था टू बैंक रिलेशन के अंदर लायबिलिटी से पेमेंट करने पे, वहाँ पे वो अपना नाम ऐड करवा देगा। और दिस इंडिकेट कि फर्म से उसने पैसा रिकवर कर लिया अपने नाम को क्रेडिट करवा के, क्योंकि टू पार्टनर्स जो भी नाम होता है टू मतलब लिखा होता है 2x पार्टनर। जब इसका बनाओगे जर्नल एंट्री तो ये 2x कहाँ लिखाएगा जर्नल एंट्री में, नीचे नीचे मतलब क्रेडिट करा लिया अपने पार्टनर को, तो इसका मतलब पार्टनर से अपने पैसा कैसे रिकवर कर रहा है, खुद को क्रेडिट करवा के। तो ये था हमारा नॉर्मल तरीका। इसके अलावा देखो है बहुत कुछ बट बाकी एक्स्ट्रा है। एक आखिरी जोड़ लो कि तुम्हारे क्वेश्चन में दे सकता है बहुत बार, स्टेप 9 क्या दे सकता है कि इस पूरे प्रोसेस का जो भी होता है रिलाइजेशन एक्सपेंसेस, रिलाइजेशन एक्सपेंसेस उसका पेमेंट यहाँ होता है। ये याद रखो कि जब जब कुछ पे होगा यहाँ आएगा, जब कुछ रिसीव होगा तो वहाँ जाएगा, ठीक है। एंड आखिरी इसका बैलेंस करना होता है, और जब बैलेंस करोगे ना तो ये ध्यान देना 99% केस में तुमको प्रॉफिट कभी आएगा ही नहीं। तो ये मत सोचना कि भाई से लॉस कहाँ से आ जा रहा है इतना बार बार हर सवाल में। डिसॉल्यूशन तो होता ही है जब चीज़ें हमारे फेवर नहीं जा रहा हो। भाई अगर प्रॉफिट हो रहा होता तो कोई फर्म डिसॉल्व करता है, मोस्टली नहीं। तो अगर तुम्हारे आंसर्स का मोस्टली आंसर लॉस आ रहा है तो कोई इशू नहीं है। हालांकि लॉस जब आता भी है तो उसका एंट्री कहाँ होता है, इधर। तो यहाँ पे क्या आएगा, लॉस। और ये लॉस किसमें बटेगा, पार्टनर्स के बीच में। कैसे बटेगा, इन द ओल्ड रेशो और इक्वल। अगर रेशो दिया है तो रेशो में रहेगा, अदरवाइज इक्वल बांट दोगे। सिमिलरली ये भी हो सकता है कि क्या पता लॉस ना भी आए, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। प्रॉफिट अगर देगा तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। बस ये ध्यान, प्रॉफिट अगर रहेगा क्वेश्चन में कोई एक आएगा, या तो प्रॉफिट या लॉस और लगा दिया। तो अगर प्रॉफिट होगा तो भी कहाँ बटेगा, पार्टनर्स के ही बीच में बटेगा। ऑल पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो और इक्वल। क्लियर। ये हमारा एक बेसिक फॉर्मेट है। और एक चीज़ हमने जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो उसमें क्या होता है, एक बैलेंस शीट दिया होता है, पार्टनर्स नाम दिया होता है, उनका रेशो दिया होता है, प्रॉफिट शेयर रेशो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हें क्वेश्चन के बाहर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया होता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। अब वो जो एक्स्ट्रा बातें कहा है ना वो ज़्यादा मेन होता है। बट चलो ठीक है, पहले इतनी बातें देखो, फॉर्मेट देख लो ढंग से। जब न्यूमेरिकल पिकअप करेंगे तो वहाँ हम लोग चीज़ों को एक स्टेप और आगे ले चलेंगे, ठीक है ना। देखो उसको पहले चलो। अब मैंने भी टाइम देखा, जस्ट ये जा चुका है 32 मिनट के आसपास। पहला लेक्चर हम हर बार कहते हैं कि बेस तैयार कराता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। न्यूमेरिकल इसके जस्ट बाद लगाया जाएगा सेकंड पार्ट में, वो सेकंड हमारा लेक्चर कहलाएगा। लेकिन फर्स्ट हमारा बेस तैयार किया, अब जो न्यूमेरिकल शुरू होगा ना तो वो लगातार चलेगा, मतलब सेकंड थर्ड से लेके टिल 12 या 13 लेक्चर तक। और स्टार्टिंग का 1 वीक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें क्या होगा, हम लोग जो न्यूमेरिकल लगाएंगे लेजर्स वाले टाइप का, पहले उसमें 2 ही 3 न्यूमेरिकल इनफ है, 2 या 3 न्यूमेरिकल, दैट्स इट। पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जब लेजर्स की बात करेगा, जनरल एंट्रीज में जाएंगे, कब जाएंगे, लेजर्स कम से कम 7-8 सवाल लगवाने के बाद। हम तो कह रहे 2-3 लगा लोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बट हम लगवाएंगे 8-9 सवाल लेजर्स के सिर्फ। और जब वो हो जाएगा उसके बाद मूव करेंगे एंट्रीज पे, और जब दोनों हो जाएगा तब तुमको हम क्वेश्चन दिखाएंगे उसका PYQs का। वहाँ देखना कितना सिंपल सवाल आता है बोर्ड एग्जाम में। और पता है बहुत बार ये भी होता है, बहुत बार तो कि तुम्हें इतना बोलने बजाय सिर्फ ये कहा होता है कि ओनली प्रिपेयर, समझ रहे हो, 6 मार्क्स के लिए। वो समय गया जहाँ तुमको यहाँ तक कहेगा बनाने के लिए। जैसे जब मैंने पेपर दिया था अपने टाइम पे 12th क्लास में, तो वहाँ पे लिटरली पूरा हम लोग यहाँ तक बनाते थे हम सब, मतलब उतने ही मार्क्स का था, 6 या 8 मार्क्स का, बट इतना कुछ करना पड़ता था सेम टाइम लिमिट में, 3 घंटे में ही। तो ज़्यादा प्रेशर था। बट अब क्या है, तुम्हें उतना नहीं कहेगा, तुम्हारा फोकस थोड़ा शिफ्ट कराएगा सिर्फ ओनली 1 पे। और ये भी है आसान, जिनको इतना स्टेप्स इतना याद कैसे सोच अगर रहे हैं तो सोचना ही नहीं है, ये स्टेप कुछ है ही नहीं ऐसा। इसमें बहुत चीज़ें नहीं भी क्वेश्चन में दिया होता है, लाइक ये दे कि हमारे पास अनरिकॉर्ड लायबिलिटीज एसेट्स है, ये कहेगा जरूरी नहीं है, क्या पता ना भी कहे। हाँ, लेकिन जो मेन है पता कौन सा है, जो मैंने ऊपर चार्ट लिखा है कि लायबिलिटीज़ को लाना,
एसेट्स को लाना, फिर उनको रियलाइज करना, पेमेंट करना, ये हमारे मेन थे, और फिर प्रॉफिट लॉस पता लगाना। बाकी जो बीच में लिखा है वो सब एक्स्ट्रा बातें हैं, एंड इसके अलावा भी और एक्स्ट्रा हो सकता है उसमें दिया हो, वहाँ देखा जाएगा। ठीक है, चलो इसको ध्यान से देख लो ढंग से। बाकी जब नेक्स्ट क्लास मिलेंगे तो चीज़ों को और न्यूमेरिकल लगा के आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए थैंक यू सो मच और नमस्ते।